Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am. So today I am discussing anti-malarial drugs. Students फर्स्ट पार्ट में हमने मलेरिया का पूरा इंट्रोडक्शन, उसकी लाइफ साइकिल एंड क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन में ड्रग्स पढ़ी थी तो उनके पूरी फार्माकोलॉजी के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड एंटी मलेरियल ड्रग्स पार्ट 2। फर्स्ट ड्रग जो हम यूज़ कर रहे हैं अपना एंटी मलेरियल ड्रग मतलब मलेरिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए वो हमारी है क्लोरोक्विन ड्रग। और क्लोरोक्विन जो है सिंथेसाइज की थी, फर्स्टली जो सिंथेसाइज की थी वो 1934 में एक हमारे रिसर्चिन नाम के जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था और सिंथेसाइज किया था, जो कि काफ़ी इफेक्टिव साबित हुई थी हमारी मलेरिया की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। सो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्लोरोक्विन का। और डी एंड आई आइसोमर्स, डी आइसोमर्स इज लेस टॉक्सिक। इसके दो आइसोमर्स आते हैं, एक हमारा डी एंड एल। तो मतलब जो इसका डी आइसोमर्स होता है वो थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। एंड क्लोरीन जो हमारा 7th पोजीशन पे आप देख रहे हैं रिंग में कंटेंट है, 7th पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा अपनी हायर एफिकेसी शो करता है मलेरिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। मतलब कि 7th पोजीशन पे लगा हुआ जो क्लोरीन है उसका मैक्सिमल एंटी मलेरियल एफिकेसी हमें देखने को मिलती है। सो ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो हमारी क्लोरोक्विन ड्रग है वो हीमोग्लोबिन में मिक्स हुई और ग्लोबिन यूटिलाइज बाय द मलेरियल पैरासाइट। फिर क्या करेंगे, जो हमारा हीम है वो हाईली टॉक्सिक होता है मलेरिया की पैरासाइट के लिए। अब वो हीम में क्लोरोक्विन, क्विनिन या फिर मेफ्लोक्विन कोई भी ऐसी हम ड्रग ले रहे हैं, वो क्या करेगी, जो हमारा हीम का पॉलीमरेज बन रहा था उसे इनहिबिट करने लगेगी और वो हीम जो है वो चेंज हो जाएगा हीमोजोइन में। और इसमें जो ड्रग एक्ट करेंगी वो हमारी क्लोरोक्विन, क्विनिन या फिर मेफ्लोक्विन ड्रग्स हो सकती है। एंड नॉट टॉक्सिक फॉर द प्लाज्मोडियम। अब जो प्लाज्मोडियम के लिए वो नॉन टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगी जा करके। अब हम देखते हैं कि अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। एंटी मलेरियल एक्टिविटी की बात करें तो हायर अगेन द इरेथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ द वाइवैक्स, ओवेल, मैलेरी एंड सेंसिटिव स्ट्रेन फॉर द फैल्सिरिपम। जो हमारे क्लोरोक्विन ड्रग है वो अपना हाईली इफेक्ट जो शो करती है वो हमारे इरेथ्रोसाइट फॉर्म के जो मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेल एंड मैलेरी के एंड जो फैल्सिपेरम है उसमें अपना सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वो शो करती है। इसके अलावा जो हमारे गैमेटोसाइट्स ऑफ द वाइवैक्स होते हैं उस पर अपना इफेक्ट शो करेगी। नो एक्टिविटी अगेंस्ट द टिश्यू स्किन जॉइंट्स, उस पर अपने कोई भी टिश्यू स्किन जॉइंट्स पे अपना इफेक्ट नहीं शो करती। एंड रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू द इफ्लेक्स मैकेनिज्म। इफ्लेक्स मैकेनिज्म के केस में ये ड्रग अपना रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेती है, हमें इसकी रेजिस्टेंस देखने को बॉडी में मिलती है। अदर पैरासाइट इन्फेक्शंस अगर हैं उसे भी ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होती है हमारी क्लोरोक्विन ड्रग। तो जैसे हमारे या फिर जियोर्डियोसिस की प्रॉब्लम हो जाए या फिर टेनियोसिस की प्रॉब्लम हो जाए या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियोसिस की कंडीशन है, उस केस में भी हम अपनी क्लोरोक्विन ड्रग का जो है वो यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ अदर एक्शन भी शो करती है, जैसे डिप्रेशन एक्शन टू द मायोकार्डियम, डायरेक्ट रिलैक्सेंट की कंडीशन में इफेक्ट ऑन द वस्कुलर एंड स्मूथ मसल्स पे, इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट भी शो करती है ये ड्रग हमारी क्लोरोक्विन जो है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो वेल एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में हमारी आसानी से। और जो इसका टी मैक्स है मतलब वो 2-3 आवर्स तक का हमारा हो सकता है। एंड 60% हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन इसका जो है हमारा लीवर में देखने को मिल सकता है, स्प्लीन, किडनी एंड लंग्स ल्यूकोसाइट सेल में हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को देख सकते हैं। सेलेक्टिवली एक्यूमुलेटेड इन अ रेटिना, अगर देखें तो रेटिना में इसका एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल सकता है, जिसके कारण हमारी आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ऑक्यूलर के लिए ये अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करती है। एंड जो इसका टी हाफ है वो 3 से 10 दिनों का हो सकता है। इंक्रीज द फ्यू डेज एंड द फ्यू वीक, मतलब जो इसका टी हाफ है वो 3 to 10 डेज भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि
कि 3 to 10 डेज से ये बढ़ के कई हफ्तों या वीक्स तक का हो सकता है, फ्यू डेज या कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक का भी अपना मतलब टी आप जो है वो शो करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें तो हमें नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, स्किन में रैशेस एंड न्यूरोटिक इडीमा देखने को मिल सकता है। फोटोसेंसिटिविटी की कंडीशन, पिगमेंटेशन एंड डर्मेटाइटिस से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ ऐसी हमें एज अ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकती है व्हेन वी आर यूजिंग द क्लोरोक्विन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एंटी मलेरिया। लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर हम अपनी एंटी मलेरिया ड्रग की यूज़ कर रहे हैं जिसमें क्लोरोक्विन यूज़ हो रही है तो हमें हेयर में ब्लीचिंग की कंडीशन एंड रियरली जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन या फिर ग्रेन्युलोसाइटोसिस या फिर पैक्टोपिनिया की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, मगर हाँ ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। क्लोरोक्विन इज़ एडमिनिस्ट्रेड अ लोडिंग डोज एज अ इन अ मलेरिया में क्या होता है कि जो क्लोरोक्विन हमारी वेल एब्जॉर्ब हो जाती है आफ्टर द ओरल एंड सब्स्टिक्वेटेड इन अ टिश्यू particularly liver, spleen and kidney में and has not the large separate volume of the distribution, so it is the loading dose of the rapidly achieve the effective of the plasma concentration। जो क्लोरोक्विन ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में इजीली हमारी एडमिनिस्ट्रेड हो जाती है, एक्सटेंसिवली टिश्यू के साथ बाइंड अप हो जाकर सब्स्टिक्वेटली अपना एक्शन शो करती है। जो हमारे टिश्यू पर्टिकुलर होते हैं जैसे लीवर के हो गए, स्प्लीन के हो गए या किडनी के हो गए, तो उसमें हम इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मतलब इन सब जगहों पर इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्जली होता है और हमें देखने को मिलता है एंड शो हो जाता है। थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो हिपैटिक अमीबियोसिस की कंडीशन में क्लोरोक्विन ड्रग काफ़ी इफेक्टिव होती है। जीर्डियोसिस की कंडीशन में अगर है तो उस डिजीज़ में भी, या फिर हमारी क्रोनिचिस सांचिसिस की कंडीशन हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, डिस्क्वाइड ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस की कंडीशन हो, कंट्रोल द मैग्निफेस्टेशन ऑफ द लैप्रा रिएक्शंस हो, या फिर इन्फेक्शन ऑफ द मोलिकुलोसिस हो। सो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो अभी हमने देखी, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम अपनी क्लोरोक्विन ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारी दूसरी ड्रग आती है हाइड्रोक्लोरोक्विन जो कि लेस टॉक्सिक होती है, प्रॉपर्टी यूज एज अ सिमिलर हमारे क्लोरोक्विन के तरीके होती है, मगर ये हमारी लेस टॉक्सिक होती है। और जो हमारी एमोडाक्विन ड्रग होती है वो लेस इफेक्टिव ऑफ द क्लोरोक्विन, मतलब क्लोरोक्विन से थोड़ी सी कम इफेक्टिव होती है एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी इसका सेम क्लोरोक्विन की ही तरीके होता है। जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस स्टेन बाय इफेक्टिव द जो हमारे क्लोरोक्विन की रेजिस्टिविटी डेवलप्ड हो जाती है। और इस जो हमारा एडवर्स इफेक्ट है अगर हम अपनी एमाइडोक्विन ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो जीआईटी में इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, हेडेक हो सकता है, फोटोसेंसिटिविटीज़ की कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं हमारी बॉडी में, और बहुत ही रेयरली ग्रेन्युलोसाइटोसिस की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। नॉट रिकमेंडेशन फॉर द प्रोफाइलैक्सिस की कंडीशन में हम इसका रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। और हमारी जो पायरोनाइरिडीन ड्रग है वो इफ़ेक्टिव एंड रेजिस्टेंस केसेस में, कि जब हम कोई भी एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ कर रहे हैं मलेरिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए और उस ड्रग ने हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस कॉज कर लिया है, तो उस केस में हम पायरोनाइरिडीन ड्रग देते हैं ताकि उस रेजिस्टिविटी को दूर किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और जो हमारी बॉडी है वो मलेरिया से फाइट करके विन हो जाए, जीत जाए। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, एमोडाइक्विन एंड पायरोनाइरिडीन ड्रग के बारे में पढ़ा जो कि हम एज अ एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ करते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी हाईली इफेक्टिव हमारी क्विनिडीन एंड क्विनीन ड्रग होती है जिसे हम आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो आज के लिए आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल एंटी मलेरियल ड्रग्स पार्ट 2। सो थैंक यू क्लास।